पुश और पुल। तो फोर्स ने क्या क्या चीजें करी? सबसे पहला, रुकी हुई चीज को चला दिया, मोशन में ले आया। मोशन वाला चीज को रोक सकता है, रेस्ट में ला सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट ला सकता है। दूसरा, स्पीड चेंज कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। तीसरी चीज क्या हुई? शेप चेंज कर सकता है। और लास्ट चीज क्या हुई? उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मोशन से रेस्ट में जाएगा तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, रेस्ट से मोशन में आएगा तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज तो है ही वही चीज, और डायरेक्शन चेंज होगा तो भी आपका वेलोसिटी चेंज होगा। दैट मींस बॉडी एक्सेलरेट करेगी। हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज दैट कॉज विच produces acceleration in the body on which it acts. Tends to change मतलब अगर हम वॉल के ऊपर ऐसे धक्का लगा रहे, वॉल के ऊपर अगर धक्का लगा, हम फोर्स तो अभी भी लगा रहे, क्या बॉल मूव करेगी? नहीं, है ना। आप नहीं से जानो सेकंड क्लास के बच्चे को बोल रहे सुमो रेसलर को जाओ बेटा धक्का दे कर आओ, तो क्या होगा? बच्चा तो फोर्स लगा रहा है, सेकंड क्लास का जो स्टूडेंट है वो फोर्स तो लगा रहा है, बट सुमो रेसलर मूव नहीं करेगा, है ना। तो फोर्स लगी, फोर्स इसी वजह से लगी थी, दैट टेंड्स टू कॉज, जो करना चाहता था, चेंज लाना चाहता था, बट ला भी सकता है और नहीं भी ला सकता, है ना। चलो, क्या डेफिनेशन बनी? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। क्या चीज? स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है, या फिर स्पीड, या फिर शेप, या फिर डायरेक्शन। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है, वो क्या होती है? न्यूटन। और उस न्यूटन को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। यहां से हम 1 न्यूटन को डिफाइन करते हैं, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझा कि 1 न्यूटन की फोर्स क्या होती है? एक ऐसी फोर्स जो 1 किलो ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर दे, उसको हम 1 न्यूटन बोलते हैं। मान लेते 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वो सांस के लिए पंच करते वक्त, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वो, तो 10 न्यूटन का ये, लेकिन जब उसने यहां लगाया तो बॉडी इधर एक्सेलरेट कर गई, यहां लगाया तो बॉडी ऊपर एक्सेलरेट कर गई। तो यहाँ पर फोर्स क्या है? डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और जब ऐसा होता है तो मतलब हमारा जो फोर्स होता है वो कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। अगर प्लस एक्सिस की डायरेक्शन में होगा तो हम उसको प्लस ले लेते हैं, अगर माइनस एक्स की डायरेक्शन में होता है उसको माइनस ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, इस वाले केस में लिखना चाहूँ, तो मेरा फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या होगा? -20। माइनस मतलब ये नहीं है कि वो फोर्स कम लगा रहा है, माइनस मतलब क्या है? कि वो बेसिकली पुल कर रहा है, मतलब उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। दैट सिंगल फोर्स, it is that single force which when acting on a body produces the same effect। दोनों ने अलमीरा को मूव किया, इस केस में भी अलमीरा आगे मूव हुई, इसमें भी अलमीरा आगे मूव, यहाँ पे लेकिन 5 फोर्स लग रही थी, तो यहाँ पर एक सिंगल फोर्स लग रही है। सो इट इज दैट सिंगल फोर्स which produces the same effect that is produced by number of force। अब एक बात और समझो कि अगर ये एक बॉडी है, यहां पर 50 न्यूटन लगा और यहां पर 20 न्यूटन लगा, तब नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, क्या बोला अभी मैंने कि ये क्या है? इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो आउटकम है, जो डिजायर्ड इफेक्ट देगा, वो कौन देगा? रिजल्टेंट फोर्स देगा। और रिजल्टेंट फोर्स को निकालते कैसे हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली सारी फोर्सेस को प्लस कर दो, प्लस किया, मेरा जो ये वाली फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है? प्लस में है ना। लेकिन जो 20 न्यूटन है वो कहाँ है? -x की डायरेक्शन में। तो -x की डायरेक्शन में तो ये प्लस तो होगा, लेकिन क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड उल्टी डायरेक्शन में है तो इसको हम -20 लिख देंगे। तो मेरे पास नेट फोर्स क्या निकल कर आई? 30 न्यूटन। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द। अगर मेरा उल्टा केस होता कि यहाँ 50 होता और यहाँ पे 20 होता, तो क्या होता? 50 प्लस, सॉरी, यहाँ पर 20 होता तो क्या होता? यहाँ पर होता तो क्या होता? 20 प्लस -50, तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स कितना आता? -30 न्यूटन। इस माइनस से हमें क्या पता चलता? कि ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ भागने लग जाता। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली सारी फोर्सेस का सम इज रिजल्टेंट फोर्स।
ऐसी अगर मेरा रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट कर रहा है एक सिस्टम पे वो 0 आ जाता है, तब ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। एक जो ये अलमीरा है ये एक पूरा सिस्टम की तरीके से एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इधर से आई, एक फोर्स इधर से आई, तो जो मेरा नेट फोर्स निकल के आ रहा है, जो मेरा नेट फोर्स आ रहा है दैट इज 0। और जैसे ही F 0 हो गया मेरा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0। तो जो शेप है और साइज है वो चेंज हो सकता है लेकिन मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि मेरा एफ नेट 0। ठीक है जी। अगर मुझे इसका मतलब मेरा जो रिजल्टेंट आ रहा है, जो मेरा एफ नेट आ रहा है, इट इज ग्रेटर देन 0। 30 न्यूटन तो ग्रेटर देन 0 है ना। अगर इट इज ग्रेटर देन 0 उन फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है जी। क्या बोला? अगर इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम is of a body is greater than 0 then the forces are called unbalanced forces। ठीक है, चलो यहां तक समझ आ गया, इजी था। अब जो मेरा 30 न्यूटन आया है, 30 एफ नेट जो है मेरा 30 न्यूटन आया है, दैट मीन्स प्लस कर 30 न्यूटन आया। सो मतलब अब मेरी बॉडी कहीं एक डायरेक्शन में मूव करेगी। किस डायरेक्शन में करेगी? पॉजिटिव। मतलब कहाँ जाएगी अलमीरा? इधर। अगर यहाँ पे 50 होता है, यहाँ 20 होता तो उल्टा जाता, उधर तरफ, उसकी तरफ जाता है ना। यहाँ पर अभी कहाँ जा रहा है? प्लस की डायरेक्शन, प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बेसिकली क्या हुआ? उसमें मूवमेंट हो रही है, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसमें मोशन आ रहा है, कोई रेस्ट से मोशन पे चला गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरी एक्सेलरेशन होगी क्योंकि जो मेरा एफ नेट है, अब जो एफ नेट है इट इज नॉन जीरो। अगर एफ नेट नॉन जीरो है तो मेरा एक्सेलरेशन भी तो नॉन जीरो होगा। तो हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं। ठीक है, जो हमें दिख नहीं रही है, जो दिख नहीं रही मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल में फिजिकल टच में नहीं है। दो मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट थे लेकिन वो फिजिकली टच नहीं कर रहे हैं, इंटरैक्ट, लेकिन दूर से उसने उसको दूर फेंक दिया, बिना उसको टच करे उसको दूर फेंक दिया, तो कोई फोर्स थी। तो यहाँ पर वो फोर्स क्या कहलाए? उसलिए बोला गया उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि बिना कॉन्टैक्ट करे, बिना फिजिकली उसको टच करे उसने उसको दूर फेंक दिया। तो ऐसे फोर्सेस, वो एग्जाम्पल क्या हो गया? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा अभी अभी बताया क्या होता है? ग्रेविटेशन। आप बॉटल फेंक रहे हो, ठीक है, ग्रेविटी वाला फोर्स भी कह सकते हैं, मैं पूरा लिख नहीं रही यहाँ पर। और क्या हो सकता है? चार्जेस, चार्जेस के बीच में भी होता है। चार्जेस के बीच में होने वाली फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, चार्जेस का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी है ना, स्टैटिक मतलब होता है स्टेशनरी, मूव नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रो जो स्टेशनरी चार्जेस हैं वो एक दूसरे पे रिपेल करता है, दूर फेंकता है, पास लाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो भी टच में नहीं है लेकिन फिर भी मोशन ला रहे हैं, एक्सलेट कर रहे हैं, कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स क्या था? जहां पे मेरा रिजल्टेंट फोर्स यानी कि नेट फोर्स 0 आता है, जिसकी वजह से मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब या कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी सेम स्पीड के साथ, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। और क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मेरी एक्सेलरेशन क्या है? 0। ठीक है जी, समझ आ गया। अनबैलेंस फोर्स क्या क्या था? जहां पे मेरा रिजल्टेंट फोर्स ग्रेटर देन 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होती, चेंज इन स्पीड दिखता है, एंड यहाँ पर एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होती। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट नाम से पता चल रहा है कुछ ऐसी फोर्स जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल इंटरैक्शन की जरूरत है। अभी मैं इस टाइम पे खड़ी हुई हूं तो फ्लोर और मेरे पैर के बीच में, फ्लोर मेरे पैरों को एक परपेंडिकुलर फोर्स दे रहा है, मैं फ्लोर को पुश कर रही होंगी अपनी वेट से, तो फ्लोर भी मुझे क्या कर रहा है? एक परपेंडिकुलर अपवर्ड फोर्स दे रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? नॉर्मल फोर्स। ठीक है जी, चलो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ऑब्वियसली किसी आप जंप करके फ्लोर पर आए हो तो टच तो हो ही रहा है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स है ये। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज विच आर परपेंडिकुलर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा किससे? जो सरफेस कांटेक्ट में है। यहां पर मेरा एफ नेट 0 आ रहा है क्योंकि एक बॉडी के ऊपर ऑपोजिट फोर्सेस लग रही है। इस केस में कौन से दो बॉडीज इन्वॉल्व हैं?
एक बॉक्स और दूसरी टेबल। बॉक्स एक फोर्स लगाता है टेबल के ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन में, और जितना फोर्स लगा बॉक्स ने टेबल पे, जितना नीचे लगाया, जितना नीचे लगा उतना ही टेबल ने बॉक्स पे ऊपर फोर्स लगाया। लेकिन दो डिफरेंट बॉडीज पर ये फोर्सेस लगी हैं, इसी वजह से ये जो दोनों फोर्सेस हैं कैंसिल आउट नहीं करेंगे। एक ऐसी फोर्स, अब जब आप चल रहे हो, आपने एक बॉल को इस तरीके से ग्राउंड पे फेंका, आपने तो फोर्स लगाया था, वो मूव भी कर रही है, वो मोशन भी कर रही है, थोड़ी देर में जाके बॉल रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था। फ्रिक्शन ने क्या किया? उसकी स्पीड को स्लो किया। कैसे किया? क्योंकि जहां मोशन हो रहा था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लग रही थी, है ना। तो या तो मोशन को या फिर होने वाले मोशन को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ट्रक को पुश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रक को पुश कर रहे हैं, अभी एक आया, दो आया, तीन आया, ट्रक तो हैवी है तो इजीली तो नहीं होगा। तो जब पुश कर रहे हैं उसको, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मोशन, मोशन होने वाला है, बट वो मोशन क्यों नहीं हो पा रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। तो जहां पर मोशन हो या फिर टेंडेंसी हो मोशन की, ठीक है, उस वहां पर उसके ऑपोजिट एक फोर्स लगती है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। ये एक स्प्रिंग है नॉर्मल, यहां पर एक स्प्रिंग रखा है और ये एक बॉक्स रखा है, ठीक है जी। ठीक, ये स्प्रिंग का मेरा ओरिजिनल साइज है। ठीक, अब मैं अगर इसको खींचती हूं, यहां पर इसको स्ट्रेच किया, मेरा बॉक्स यहां पे लाए, इतना स्ट्रेच किया, इतना डिस्प्लेसमेंट किया, उसको इतना खींच दिया, है ना। अगर इतना खींचूंगी, अब मेरी स्प्रिंग जो है वो फोर्स कहां लगा रही होगी? किस डायरेक्शन में? मेरी डिस्प्लेसमेंट कहां हुई है? इधर, है ना, इस डायरेक्शन में हुई है। फोर्स कहां लगेगी? जो स्प्रिंग स्ट्रेच करके, अभी इस टाइम पे क्या हुआ होगा? स्प्रिंग स्ट्रेच होकर ऐसे पहुंच गई ना, ये हो गया है। तो अब जो मेरा स्प्रिंग जो स्ट्रेच हो गई है, इस टाइम पे स्प्रिंग क्या करना चाहेगी? वापस आना। यहां फोर्स लगाया मैंने, उसको खींच दिया है, स्प्रिंग क्या करेगी? वापस आना चाहेगी, फोर्स लगाएगी। तो जो फोर्स, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। रीस्टोर मतलब कि अपनी पोजीशन को वापस, अपनी शेप को वापस एक्वायर करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए। तो एक ऐसी फोर्स, स्प्रिंग के पास एक ऐसी रीस्टोरिंग फोर्स होती है जो वो अपनी शेप को मेंटेन करने के लिए चाहिए उसको। तो यहां पर मेरी डिस्प्लेसमेंट कहां हुई? इधर। वो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी? किस तरफ होगी? स्प्रिंग की डायरेक्शन, फोर्स, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी? वो अपनी इधर आना चाहेगा ना। जो डिस्प्लेसमेंट है उससे कहां जाएगा? ऑपोजिट। सेम चीज अगर मैं इसको कहूं कि मैं इसको कंप्रेस कर रही हूं, अगर मान लेते हैं हमने इसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करके यहां ले आए, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, है ना। इसको हम इतना कंप्रेस कर दिया, मतलब इतना डिस्प्लेस कर दिया। अब मेरा जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा? स्प्रिंग कहां जाना चाहेगी? इधर जाना चाहेगी फोर्स के साथ, है ना। होगा ऐसा? थोड़ा सा समझ आ रहा है कि एक स्प्रिंग के पास जो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी होती है, उस अपनी शेप को रीस्टोर करने के लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं? रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी भी होगी। क्या प्रॉपर्टी? हम जितना डिस्प्लेस कर रहे हैं उतना ही ज्यादा फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है, लेकिन कितने, कौन से डायरेक्शन में? उल्टी डायरेक्शन। आप उसको जितना ज्यादा दूर लेकर जाओगे, स्प्रिंग उतना ही फोर्स बढ़ाता जा रहा है, अपनी पोजीशन पे आने के लिए उतनी ही ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लग रही है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या होगा? फोर्स जो मेरी स्प्रिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन क्योंकि F और X, स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? डायरेक्ट साइन क्या लगेगा यहां पर? माइनस। इतना समझ आया? प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम K बोल देते हैं। इसको हम पढ़ते हैं, बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। K की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, हर स्प्रिंग की अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। जितना ज्यादा K, उतनी स्प्रिंग जो मेरी होगी वो काफी स्टिफ होगी। ये स्ट्रिंग है, मतलब धागा, कोई धागा है वो भी फोर्स लगाता है, हाँ जी बिल्कुल, बहुत, वो भी फोर्स लगाता है। जैसे मान लो आप सबसे फेमस एग्जांपल तो वही है, आप कुएं से, पुली है, नीचे कुएं में बाल्टी लगी हुई है, आप उसको ऐसे निकालो
या फिर पुलिस ऐसे खींच के निकाल, आपने फोर्स नीचे लगाया लेकिन बकेट कहाँ आ रही है, ऊपर, कैसे आ रही है? आपने तो फोर्स नीचे लगाया है ना, लेकिन बकेट कैसे ऊपर उठ के आ रही है? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, जो हमारा स्ट्रिंग है वो एक फोर्स लगाती है, कैसे? ऑब्जेक्ट से अवे, ऑब्जेक्ट से दूर की डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम, प्यार से नाम हम उसको टेंशन बोलते हैं। हमने ये समझा कि जो टेंशन है, अगर मैं किसी धागे से इसको लटकाऊं, देखो ये मास है, ये m1 है, ये बड़ा मास है m, ये कैपिटल M से लिख देती हूँ इसको, तो ये छोटा मास है, तो मेरी जो धागा है वो कुछ इस विड्थ का दिख रहा है। लेकिन जब किसी और उससे भारी किसी चीज को आपने लगा दिया है, तो धागा और स्ट्रेच्ड होगा ना थोड़ा, आपको खुद ही देखो, ये धागा और ये धागा पतला, ये वाला पतला लग रहा है, मतलब ये और ज्यादा स्ट्रेच्ड हो गया। इसका मतलब जो मेरा ये वाला जो टेंशन है, यहाँ जो टेंशन है ये ज्यादा होगा, ये वाला टेंशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये वाला। इधर इसको इतने से मास को पकड़ना है, उठाना है, खींचे रखना है, लेकिन इधर हमें बहुत बड़े मास को उठाना है, तो टेंशन ये वाला जो T1 है, कौन सा ज्यादा होगा, T2, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है, बड़ा है, मास ज्यादा है। स्ट्रिंग बदला, इतना सा बस ध्यान रखो। हमने अभी तक सिर्फ टेंशन की दो इंपॉर्टेंट बात समझी है कि भाई टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसी बात, उसको खींचता है बेसिकली, ठीक है। दूसरी चीज, अगर स्ट्रिंग बदली तो मेरा टेंशन भी बदलेगा, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम। एक ऐसी फोर्स जो अर्थ एक्सर्ट करती है किसी भी बॉडी पर, एक ऐसी फोर्स जो अर्थ लगाएगी उस बॉडी पर, उसको कहते हैं वेट। और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि आप अगर खड़े हुए हो तब भी आप वेट लगा रहे हो, आप ऊपर से गिरते हुए आ रहे हो तब भी आपका वेट तो सेम ही है ना, अर्थ उतना अर्थ फोर्स लगाएगी आपके ऊपर, है ना। तो अर्थ का तो फोर्स आपको उसका आपका वेट मेंटेन हो रहा है एटलीस्ट अर्थ पे, तो है ना। तो आपका, आप कांटेक्ट में नहीं भी हो तो भी क्या करेगा, अर्थ फोर्स लगाएगा। ये मेरा सेंटर ऑफ, ये मेरा यहाँ पर क्या है, वेट लग रहा है, ठीक है जी। अब इस पे अगर मैं बोलूं नॉर्मल कहाँ लगेगा, नॉर्मल कहाँ लगता है, सरफेस के, सरफेस से परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल कहाँ लगेगा, सरफेस से परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ आई। अगर मैं बोल दूं कि ये मोशन कर, ये स्लाइड करके नीचे जा रहा है, मोशन इधर हो रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर। फोर्स का फॉर्मूला हमने याद है, पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए। मतलब हमने पढ़ा था कि जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगा, और मास पे तो वो है ही, ठीक है। तो वो F इज इक्वल्स टू एम ए पढ़ा था हमने, है ना। तो वेट के केस में क्या हो रहा है, कोई चीज, अर्थ कौन उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ, है ना। तो यहाँ पर मेरा जो W की फॉर्म, मतलब W का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, M तो रहेगा, फोर्स की जगह क्या हो गया, एक ऐसी फोर्स जो अर्थ लगा रही है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और टेंशन कैसी लगती थी, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, है ना। इसका मतलब मेरे पास एक फोर्स जो है इस पे, वो कहाँ लग रही है, अवे फ्रॉम द, कौन सी है, टेंशन। और मतलब इस बकेट पे जो एक फोर्स लग रही है वो क्या है, टेंशन। और दूसरी फोर्स क्या है, इसका वेट, टंगी हुई है रस्ते में, मतलब कहीं पे हवा में टंगी हुई है, तो वेट तो लगेगा ना, वेट तो उसको खींच ही रही, अर्थ तो खींच ही रही होगी, तो एक वेट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है जी, W लग रहा है। अब क्योंकि ये बकेट अभी बैलेंस है, मतलब मूव नहीं, ये ऊपर नहीं जा रही है, मान लेते हैं ना, तो ये ऊपर जा रही है ना नीचे गिर रही है। अगर ये मूव नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट मीन्स क्या होगा, एफ नेट जीरो होगा, बैलेंस्ड होगा। अगर एफ नेट इक्विलिब्रियम में, मतलब एफ नेट जीरो है, इसका मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, जो मेरी टेंशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर, ठीक है। वेट होता क्या है, mg, ठीक है। एन यहाँ पे बकेट का अगर मैं बोल दूं 2 किलो की है, तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो ये 2 किलो की है, जी की वैल्यू क्या होती है, 10। तो मेरा जो वेट आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 किलो इंटू 10, यानी कि 20 न्यूटन। तो मेरी जो टेंशन है वो कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन की, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो तो क्लियर चीज, क्लियर बात है ना।
चलो एक और चीज, T इज इक्वल्स टू डब्ल्यू हो गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये ऊपर जा रही होती तो इसकी, मान लेते हैं इसकी एक्सेलरेशन ऊपर हो रही है, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, और वो कहां जा रहा है, ऊपर, अगर बॉडी ऊपर जा रही है, तब ऊपर जा रही है इसका मतलब कौन सी फोर्स है जो ज्यादा, मतलब ज्यादा भारी है, मतलब ज्यादा ओवर पावर कर रही है किस वेट को, जो ऊपर कौन है, ऊपर की डायरेक्शन में कौन है, वेट, ओ सॉरी नॉट वेट, ऊपर की डायरेक्शन में कौन है, टेंशन, है ना। तो यानी कि टेंशन जो है वो वेट से ज्यादा रही होगी, तभी ऊपर खींच पा रही है। अगर ऐसा ना हो, मुझे नीचे की डायरेक्शन की बात करनी हो, अगर नीचे की डायरेक्शन में हो तो क्या होगा भाई, कौन सा बड़ा हो जाएगा, नीचे, अगर मान लेते हैं एक्सेलरेट नीचे कर रहा है, एक्सेलरेट नीचे कर रहा है, तब क्या होगा, तब कौन बड़ा हो जाएगा, मेरा वेट बड़ा हो जाएगा टेंशन से। इतनी बात समझ आ गई। इक्विलिब्रियम में सबको बराबर कर दो, नेट फोर्स जीरो है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। अगर कोई चीज एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर नीचे, तब तो हम यहाँ से कह देते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है कौन सी चीज बड़ी कौन सी चीज छोटी, इतना डेप्थ पे हम जाएंगे नहीं, बस इतना समझो, ये बैलेंस फोर्स हमने समझा हुआ है, एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर ऐसा होगा इस केस में, यानी कि टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू होगा। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन के को अपोज करती है, ठीक है। इट ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन द सरफेस, ठीक है। देन कहाँ मोशन अगर इधर है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, उसके ऑपोजिट लगेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है और अबाउट टू मूव है, तब भी फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और फ्रिक्शन का जो टेंडेंसी, वो बेसिकली कर क्या रहा है, या स्लो डाउन कर रहा है या फिर स्टॉप कर देगा अल्टीमेटली एक मूविंग ऑब्जेक्ट को। आइस पे चलने में प्रॉब्लम होगी, स्लिप कर जाओगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस पे चलने में प्रॉब्लम है, लेकिन नॉर्मल रोड पे ग्रिप बन पा रही है। क्या डिफरेंस है, जो मेरा सरफेस है उसका नेचर डिफरेंट है, एक बहुत ज्यादा स्मूथ है तो नहीं चल पा रहे हैं, जहां पे स्मूथनेस ज्यादा है, बेसिकली क्या है, नेचर ऑफ सरफेस डिफरेंट है, आइस और नॉर्मल रोड में नेचर ऑफ सरफेस डिफरेंट है। स्मूथ अगर है जैसे आइस, तो यहां पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन मेरा कम हो जा रहा है। अब अगर मेरा रफ है तो मेरा फ्रिक्शन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। दैट मीन्स फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है किस पे, नेचर ऑफ सरफेस पे। इतनी बात समझी हमने। अच्छा, अब सोचो, अब आप खड़े हो, आप मान लेते हैं आपका बैग है, जिस दिन पूरा फुल फ्लेजेड 8 पीरियड्स आपके स्कूल में लगे हुए हैं, तो पूरा बैग भर के लेके जा रहे हो आप, सारी बुक्स वगैरह, आपको प्रैक्टिकल बुक्स भी मंगाई हुई है, सब कुछ, सारी चीजें आपसे मंगवाई हुई है स्कूल में। और जिस दिन स्कूल में मान लेते हैं कोई पार्टी है, हाफ डे भी है, तो उस दिन तो बस एक शो के लिए बैग लेके आ जाते हैं, है ना। दोनों जगह पर डिफरेंस आया, एक भारी था एक हल्का था। इसी तरीके से इमेजिन करो आपके पास एक कार्डबोर्ड बॉक्स रखा हुआ है जैसा ये, ठीक है। इमेजिन कि अगर इसके ये 100 न्यूटन का है, 100 न्यूटन को आपको सरफेस के ऊपर ऐसे स्लाइड कराना है, ठीक। और एक और डब्बा है सेम, जिसके ऊपर सिर्फ 10 न्यूटन है, अब पुश कराना है, कौन सा इजीली हो जाएगा, 10 न्यूटन वाला ऑफकोर्स, है ना। 10 न्यूटन वाला इजीली हो जाएगा, 100 न्यूटन वाला इजीली नहीं हो पाएगा। क्या डिफरेंस आ रहा है, उसके वेट का, वेट का, या फिर हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि जब कोई डब्बा नीचे ऐसे रखा हुआ है सरफेस पे, तो जितना ज्यादा उसका लोड है, उतना ज्यादा वो जो सरफेस पे है कंप्रेस्ड रहेगा, प्रेस्ड रहेगा, वो जितना ज्यादा प्रेस्ड रहेगा उतना ज्यादा उसका वेट नीचे की डायरेक्शन में होगा। और जितना ज्यादा वेट होगा, जितना ज्यादा सरफेस लग रहा होगा, जितना ज्यादा सरफेस पे वो टच होगा, उतना ज्यादा नॉर्मल फोर्स भी लग रही होगी, है ना। जितना ज्यादा ये लोड है, यहाँ पे डब्ल्यू, है ना, जितना ज्यादा लोड होगा उतना डब्ल्यू, या जो भी आप मान लीजिए, और उतना ही सरफेस क्या होगा, नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, है ना। यहाँ पर कोई भी सरफेस पे ये लोड रखा हुआ है, उस जितना भारी चीज होगी, जितने दोनों सरफेस जितना ज्यादा कांटेक्ट में होंगे, अच्छे से प्रेस्ड होंगे,
उतना ज्यादा नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर, है ना। दैट मीन्स जितना ज्यादा भारी कोई चीज होगी, जितना ज्यादा प्रेस्ड कोई चीज होगा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन लग जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम मोटी मोटी जो चीज देख रहे हैं वो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? दो चीजों पे। पहला, नेचर ऑफ सरफेस पे कि वो स्मूथ है या रफ है। दूसरा, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? उसका कितने कितने तरीके से, कितने ज्यादा प्रेस्ड है वो, कितना ज्यादा उस पर लोड है। या फिर हम अदर वे हम कह सकते हैं, कंक्लूसिवली हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा फ्रिक्शन। जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा नॉर्मल होगा। तो मैं सीधा कह सकती हूँ जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा फ्रिक्शन। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा नॉर्मल फोर्स। तो जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स उतना ज्यादा फ्रिक्शन। तो जितना नॉर्मल फोर्स ज्यादा उतना ज्यादा फ्रिक्शन। ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं कि हमारी फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? दो चीजों पे। पहला, नेचर ऑफ सब्सटेंस। तीसरा, हाउ हार्ड सर्फेसेस आर प्रेस्ड, जिसको हम बेसिकली क्या अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं? नॉर्मल फोर्स। इन्हीं दो चीजों की वजह से हमारे पास फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो निकल कर आता है, दैट इज फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एन। अब ये म्यू क्या भला है? ये म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा सा फैंसी यू बना दिया है, बस डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये क्या बता दिया मैम ने? कुछ नहीं है, बस फैंसी यू है। अब ये होता क्या है? ये म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? बेसिकली ये बताएगा कि कौन सरफेस कितना ज्यादा रफ है, कितना ज्यादा स्मूथ। ये कांस्टेंट वैल्यू है बेसिकली। एक कांस्टेंट वैल्यू, एक नंबर बताएगा। एक नंबर, जैसे आप मान लो कि चश्मे का नंबर है। चश्मे का नंबर जितना ज्यादा आपका बढ़ेगा उतना पता चलेगा कि भाई कितना मोटा चश्मा लगेगा। उसी तरीके से कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमारे पास हमें क्या बता रहा है कि सरफेस का नेचर बता रहा है कि वो स्मूथ है या रफ है। फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एन। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एन। एन क्या है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कैसे निकलेगी? मेजोरिटी ऑफ केसेस में किससे निकल जाती है? सरफेस पे होता है, उसका लोड होता है, वेट होता है नीचे, और उतना ही नॉर्मल फोर्स लग रही होती है। लेकिन ये हर जगह नहीं होता। देख, अभी मैं बताऊंगी कहाँ पे नहीं पॉसिबल है, या डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी में वेट के बराबर उसको मान लेते हैं। ठीक है। इसीलिए आप कहीं पर देखोगे भी, अगर आपको फैक्टर्स इफेक्टिंग पढ़ोगे आप अभी 9th के लेवल पे, तो कई बार भी लिखा हुआ होता है कि उस वो ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये सही नहीं होगा कहना, है ना। आप खुद से सोचो, अगर कोई बहुत भारी है कोई चीज, ठीक है, ऐसे रखा होगा, भारी है, उसको खिसकाना मुश्किल है क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा एक्ट कर रहा है, वो समझ आ रहा है। बट वो ढंग से अगर सरफेस पे टच ही नहीं है, तब कोई एक ऐसी बहुत भारी चीज है जो सरफेस पे टच ही नहीं है, थोड़ा ऐसी एलिवेटेड सी है, टेढ़ा मेढ़ा है, हल्का सा ही टच है, तो स्लाइड करके इजीली कर सकते हो। जबकि कोई एक ऐसी चीज जो थोड़ी हल्की है उसके मुकाबले में, लेकिन कंप्लीटली उससे सरफेस पे चिपकी हुई है, तो उसको स्लाइड करने में, उसको पुश करने में ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि सरफेस पे कितनी ज्यादा प्रेस्ड है वो मैटर करता है। और वो कैसे पता लगता है? नॉर्मल नॉर्मल फोर्स से। ठीक है। इसीलिए जो अभी 9th में आप कहीं ना कहीं ये पढ़ लोगे कि वेट के बराबर होता है, वेट पे डिपेंड करता है, बट अल्टीमेटली ट्रू नहीं है। ठीक है। चलो थोड़ा सा देखते हैं, इसमें देखते हैं। एक 10 किलो का कोई बॉक्स है, ठीक है, मान लेते हैं। और इसमें सरफेस है हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो हमारा सरफेस है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कितना गिवन है? 0.1। फ्रिक्शन हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें ऑलरेडी गिवन है 0.1। अच्छा, अब मुझे बताओ, देखो ये हॉरिजॉन्टल है, तो मेरे पास बॉक्स रखा है इधर, तो इसका यहाँ पर वेट कितना लग रहा होगा? इधर W लग रहा होगा, और ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या अब ये मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा मोशन कर रहा है, मान लेते हैं कि या करना चाह रहा होगा, कर रहा है या करना चाह रहा है, जो भी है, तो यहाँ पर मोशन होना चाहता है, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा होगा? यहाँ पे, है ना। अब कोई भी चीज आपको उसको स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हो या करवा ही रहे हो,
तो वो स्लाइड करके उसका मोशन कहाँ हो रहा है, इधर, पर वो उड़ के तो नहीं जा रहा कहीं, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, जहां धक्का दे रहे हो तो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, पर वाई पे तो मूवमेंट नहीं हो रही है ना, वाई पे कोई भी मोशन नहीं है, वाई पे मोशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ऊपर नीचे उड़ के नहीं जा रहा है, धस नहीं रहा है, दैट मीन्स एन शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू, बैलेंस्ड होगा तभी तो वो टिका रहेगा, उड़ के ऊपर नहीं जाएगा नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो एन शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू, है ना। और वेट का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या होता था, हमने पढ़ा था F इज इक्वल्स टू एम ए। तो वेट का क्या पढ़ा था कि क्या ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वेट, जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगी जिसका मास समथिंग होगा, और क्या किससे लगेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अपनी तरफ खींचती है किसी बॉडी को, किसके साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, तो जी लगेगा यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या हो जाता था, एम जी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है, बट हम 10 लेके मतलब इजी करने के लिए 10 लेके चलते हैं, है ना। अच्छा एनीवेज, तो क्या हो जाएगा, एम जी, तो यहाँ पर देखो कितना हुआ, तो मैं ये वाला मेरा ये, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो F इज इक्वल्स टू म्यू एन है, यहाँ के हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, एम जी, है, इसीलिए कुछ कुछ जगहों पे सर 9th क्लास में लिख देते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो वेट पे डिपेंड कर रहा है, ये एमजी पे डिपेंड कर रहा है, बट ये ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है, वो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एम कितना है, 10, जी कितना है 10, तो कितना आया 100 न्यूटन, बस अब तो फ्रिक्शन निकल गया, फ्रिक्शन कितना है म्यू एन, म्यू कितना है 0.1 इंटू 100 न्यूटन, जीरो को जीरो उड़ा दो, कितना आ गया 10 न्यूटन। अब यहां पर तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में रखा, इस टाइम पर इसका W कहाँ एक्ट कर रहा होगा, ये दीवार है, वर्टिकल दीवार है ना, ये वर्टिकल दीवार है, ये वर्टिकल दीवार है, ये कोई बॉक्स है जो इस तरीके से लगा हुआ है, अब मुझे बताओ कि इसका वेट कहाँ लग रहा होगा, वेट तो हमेशा अर्थ की तरफ लगता है, तो वेट तो कहाँ लग रहा है, इधर, अब मेरा जो n है वो कहाँ लग रहा होगा, n कहाँ लगता है हमेशा, सरफेस से परपेंडिकुलर, तो दोनों ये सरफेस ये रहा, तो सर n कहाँ लगेगा, इधर, है ना। और इसका जब अगर मैं छोड़ू तो इसका मोशन कहाँ हो रहा होगा, इसका मोशन कहाँ होगा, इधर, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा होगा, इधर। अभी हम उस पे नहीं जाएंगे कि ऐसे में n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे होगा, n की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी निकल के, वो सब नहीं पता कर रहे, बस मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि n हमेशा ही, यहाँ पे तो n इज इक्वल टू डब्ल्यू एम जी हो गया, ठीक है, इसमें तो हो गया, लेकिन इस केस में नहीं है, n इज नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू, करवाना चाह रहे हैं उसको, उसमें मोशन की टेंडेंसी, मोशन तो टेंडेंसी तो है ही ना, अगर हम ज्यादा लोग धक्का दे देंगे तो मूव कर ही जाएगा, टेंडेंसी है उसमें मोशन की, अभी मूव नहीं कर रहा, तो जब ऐसा केस होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तब कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक, जो वर्ड स्टैटिक है ना, उस स्टैटिक वर्ड का ही मतलब क्या है, कोई चीज रेस्ट पे होना, यहाँ से समझो, ठीक है, कोई चीज रेस्ट पर है, दैट मीन्स वहां पे उसका वर्ड का मतलब क्या है, उसको हम क्या फैंसी वर्ड क्या है, स्टैटिक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। चलो अब समझो, अब टिंगू तो अकेला नहीं कर पाया, मिंगू आ गया साथ में, वो पुश कर रहा है, फिर रिंगू आ गया, डिंगू आ गया, सारे पहलवान आ गए भाई, 4-5 आ गए, 4 लोग आ गए मान लेते हैं, ठीक है, 4 लोग आ गए, अब उसको ऐसे धक्का लगा रहे, वो एक ऐसा पॉइंट तो आएगा जब, जो मेरा ये ट्रक जस्ट उस पॉइंट पे पहुंचेगा कि जस्ट अबाउट टू मूव है, मतलब अभी मूव अभी भी नहीं कर रहा है, समझ रहे हो, अभी भी मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ है, लेकिन 4 लोग आ चुके हैं, तो जस्ट अगर मेरे पास अगर कोई मुझे एक और मिल जाए पिंगू, तो वो आ जाएगा, तो तब मेरा मूव कर जाएगा, है ना। तो अभी 4 लोग हैं, जस्ट अबाउट टू मूव है वो, तो जो जस्ट अबाउट टू मूव वाला है, ऐसे टाइम पे मैक्स फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी हो जाएगी मेरी, मैक्सिमम, तो यहां पर मेरा क्या केस बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम, सबसे बड़ा फ्रिक्शन लिमिटिंग,
वैल्यू जो होती है इसकी सबसे बड़ी होती है ना, कि बस अब अभी सबसे ज्यादा फ्रिक्शन अभी दे रहा है वो, कि अब जरा सा अगर उसको पार कर दिया ना तब तो ये मूव कर जाएगा। तो कौन, जस्ट अबाउट टू मूव है, वर्ज है मोशन, वर्ज ऑफ मोशन पे है, ठीक है, देन उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब मान लेते हैं पिंगू आ ही गया, कि तुमसे ना हो पाएगा, मैं भी आता हूँ, अब वो भी आ गया साथ में। तो अब जब मेरा ये ट्रक मूव करने लग जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि तब फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, या फिर अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाता है इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी भी तो धक्का तो देना ही पड़ेगा ना, लेकिन थोड़ा सा कम देना पड़ेगा, है ना। ऐसे फ्रिक्शन को फिर क्या हम बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। वर्ड क्या है, काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब ही क्या है, कोई चीज मोशन में होना। कोई चीज अगर मोशन में है तो तब, और जब फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, वो ऐसी ऐसी अपोजिंग फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, अब इसी को अगर हम दो टाइप में बात करते हैं, अगर कोई बॉक्स है उसको स्लाइड कराना है तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बन जाएगा। अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसको रोल कराना है, कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसको रोल कराना है, तो वो कौन सा बन जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, तो अभी हमने क्या चीजें समझी, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो कौन सा होता है, स्टैटिक। जब वर्ज पे है, जस्ट मूव करने वाला है, तब क्या होता है, लिमिटिंग। इसी की बेसिकली स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम होता है ये। और यहाँ पर ये नेक्स्ट क्या है, मूव कर रहा है, मोशन में है कोई, तो क्या होगा, काइनेटिक। स्लाइड कर रहा है तो क्या होगा, स्लाइडिंग। रोल कर रहा है तो क्या होगा, रोलिंग। आपको कोई धक्का मार रहा है ना, कोई आपको ऐसे धक्का लगा रहा है, तो आप उस पर उतना ही तो फोर्स लगाओगे, ज्यादा पीछे जाओगे तो खुद ही गिर जाओगे, है ना। खुद अगर वो धक्का दे आपको, जितना फोर्स से धक्का दे रहा है आप उतना ही फोर्स बढ़ाते रहे, और थोड़ा धक्का दे रहा है आप और फोर्स बढ़ा रहे हो, है ना, ऐसा होता है। तो यही बेसिकली क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग, जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही अपोज करूंगा, फालतू वेस्ट नहीं करूंगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही अपोजिंग फोर्स लग रही है उसको रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए। धीरे धीरे वो और फोर्स बढ़ता जा रहा है, टिंगू आया, मिंगू आया, रिंगू आया, वो मैक्सिमम तक पहुंचेगा, फिर एक मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है, वो क्या होता है, लिमिटिंग। ठीक है, तो लिमिटिंग तो मैक्सिमम होता है, जो स्टैटिक होता है वो क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बेसिकली स्टैटिक, देखो ये थोड़ा सा बेसिक वाला है ये, कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है ना। अगर ओरिजिनली जो हमने अभी समझा है जिस लेवल पे, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो क्या बात करता है, कि सबसे पहला मैक्सिमम कहाँ जाता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कौन सा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, या स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर उसके बाद आपका स्टैटिक आता है, फिर आपका, आप कोई चीज रुकी हुई है तब जितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, या जब कोई चीज ऑलरेडी चल रही है उसको धक्का लगाना पड़ रहा है, वो इजी है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक से छोटा होता है। ठीक है जी, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो है ही मैक्सिमम, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो है ही मैक्सिमम। ये उसके अभी इसके अलावा मैं कह रही हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मैक्स, फिर आता है स्टैटिक, आया फिर काइनेटिक, फिर आ गया आपका स्लाइडिंग, बेसिकली स्लाइडिंग भी एक काइनेटिक ही हो गया, फिर रोलिंग। इस तरीके से कहानी कर लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अच्छा क्या है, फ्रेंड्स फॉरएवर वाली कौन सी कहानी है, कि भाई आप चल पा रहे हो तो क्या है, फ्रिक्शन की वजह से। आप लिख पा रहे हो, अभी नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स खुद से बनाने हैं भाई, खुद से नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट ज्यादा बेटर होते हैं, खुद से बनाने में ज्यादा बुद्धि में बैठ पाता है। चल हाथ चलाओगे तो बुद्धि में जाएगा, ठीक है, नोट्स बनाना। anyway, तो राइटिंग में भी आपका फ्रिक्शन हेल्प करता है ना, आपका जो बॉल, पेन का जो बॉल होता है वो शीट पे लग रहा है, तो फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है वहां पे, वो आपको हेल्प कर रहा है आपकी राइटिंग फॉर्म करने में, है ना। तो ये आपका, और भी बहुत सारे ऐसा होता ही है, फ्रिक्शन हेल्प करता है। ठीक है, आप बनाना पील पे आप फिसल जाओगे क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया। खराब क्यों है, मैं इसको डिटेल में नहीं करा रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चों वाला टॉपिक है, आप ऑलरेडी बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ते हो। खराब क्यों, प्रॉब्लम कहाँ आती है,
चप्पल घिसती है ना, वियर एंड टियर होता है बेसिकली। तो जो आपका वियर एंड टियर हो रहा है वो कौन कर रहा है? चप्पल कुछ टाइम बाद पुरानी हो जाती है जब वो घिस जाती है। क्यों हो रही है? दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, वियर एंड टियर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट आता है कि आपका जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उनमें भी वियर एंड टियर होता है, और कई बार उसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों हो जाता है? स्पार्क्स ऐसे बेल्ट अगर मूव कर रही है यहाँ पर, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये बेल्ट कर रहा है यहाँ पर, टाइम के साथ उसमें क्या होता जाएगा, वो घिसती चली जाएगी, वो वियर एंड टियर होगा। क्यों घिसेगा? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। कई बार बहुत बार होता है कि इसमें स्पार्क्स भी आ जाते हैं कुछ थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि उसमें हीटिंग इफेक्ट हो गया, बेल्ट गल जाएगी, है ना। तो ये सब उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम कैसे करते हैं? फ्रिक्शन बढ़ा हुआ है तो उसको कम कैसे करेंगे? इमेजिन आपको कोई चीज, सबसे पहला चीज क्या ध्यान आती है कि आप उसको ल्यूब्रिकेट कर दो, है ना। कोई, जब आप लैच, कोई भी आपका जो डोर होता है उस पर लैच लगाना है तो वो लग नहीं रहा है, वो उसमें थोड़ा सा करोड कर गया है, जंग लग गया है, तो वो नहीं लग पा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? आप स्प्रे कर देते हो, उसको ल्यूब्रिकेट कर देते हो, है ना। तो ल्यूब्रिकेट कर देते, सबसे पहला टाइम चीज क्या है? ल्यूब्रिकेट कर देना। दूसरा, पॉलिश करना, चमका के रखते हैं, पॉलिश करते हैं कार बाइक जो भी है उस पे। तो वो इसको क्यों कर रहे हैं? जिससे कि कोई स्क्रैच इजीली ना लग जाए, है ना, उससे स्क्रैच ना पड़े। तो पॉलिशिंग उसका दूसरा का तरीका होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बॉल बेयरिंग। जो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कम करना है, सबसे कम फ्रिक्शन होता ही किसमें है? रोलिंग फ्रिक्शन में। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है तो उसी को डाल दो वहीं पे बीच में, दो सरफेस के बीच में। तो बॉल्स लगा दिए, बॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, तो वो क्या कर रहा है? फ्रिक्शन को कम कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। जो फैन है आपका, ये सब चीजों में आपने देखा ही है ना। एरिस्टोटल ने कहा कि ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट है। एरिस्टोटल ने कहा किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, जबकि गैलीलियो ने कहा कि अगर उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो वो ऑब्जेक्ट मूव करती रहेगी अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहे उसकी वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, या फिर कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी अगर उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो यही था गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया। उन्होंने कहा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है बॉडी पर, इट स्टेज एट रेस्ट और मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, that means it will remain unaccelerated। ठीक है जी, इजी है ना स्टेटमेंट, कोई परेशानी नहीं है, इतनी सी बात तो समझ आ गई है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो बॉडी हमारी चलती ही जाएगी, या रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में रहेगी, वो अनएक्सेलरेटेड रहेगी। इसका आंसर कमेंट में मिलना चाहिए मुझे। और नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम। सो स्टे ट्यून्ड। फिजिक्स आगे साइनिंग ऑफ, बाय।